आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुप्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई कहानी आर्द्रा। बच्चन को थोड़ी ऊंग आ गई थी, पर खटका सुनकर वह चौंक गई। इरावती ड्योढ़ी का दरवाजा खोल रही थी। चपरासी गणेशन आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके होंगे। बच्चन के शरीर में ऊब और झुंझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसने दर्शन दिए थे। इस लड़के की वजह से ही वह परदेश में पड़ी हुई थी, जहाँ न कोई उसकी जबान समझता था, न वह किसी की जबान समझती थी। एक इरावती थी जिससे वह टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में जमीन आसमान का अंतर था। जब इरावती भी उसकी सीधे सादे शब्दों में कही हुई साधारण सी बात को भी न समझ पाती, तो वह बुरी तरह अपनी विवशता के खेत से दब जाती थी। और इस लड़के को रत्ती भर चिंता नहीं थी कि माँ किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से मेरा इंतजार करती है। आए तो घर आ गए, नहीं तो जहाँ हुआ पड़े रहे। एक मादा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9-9 इंच से ऊंचे नहीं हुए थे, कुएं की तरफ से आ रही थी। तूते के बुढ़े पेड़ के पास पहुंचकर उसने हूंफ हूंफ करते हुए 2-3 बार नाली को सूंघा और पेड़ के नीचे कीचड़ में लौटने लगी। उसके नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखते हुए वहीं आसपास मंडराने लगे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता था। आसपास सभी घरों ने सुअर पाल रखे थे। बस्ती में लोगों के 2 ही धंधे थे, सुअर पालना और नाजायज शराब निकालना। ये दोनों चीजें उनके दैनिक आहार में सम्मिलित थीं। बस्ती सांता क्रूज के हवाई अड्डे से केवल आधा मील के फासले पर थी, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जेकब गली में ही भट्टा लगाता था। वह गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ माना जाता था और अक्सर पीकर गली में गाता हुआ चक्कर लगाया करता था। ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ एंजल्स हियर टू स्प्रेड एंड हेवन बर्ड फ्लाई। उस समय वह रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास से लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसके शब्द बचन की समझ से बाहर थे, परंतु उसका स्वर उसके हृदय में दहशत पैदा करने के लिए काफी था। Oh, that I had wings of angels here to spread and heaven bird fly. Hoi ho ho ho. Oh, that I had wings of angels. उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था। अपने ढीले ढाले काले सूट में वह और भयानक दिखाई देता था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाई लकड़ी की याद दिलाता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज़ सुनकर बचन का दिल धड़कने लगता था और वह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती थी। उसने कितनी ही बार बिन्नी से कहा था कि वह बस्ती से मकान बदल ले, पर वह हर बार यह कहकर टाल देता कि बम्बई की ओर किसी बस्ती में 20 रुपये महीने में उतना अच्छा मकान नहीं मिल सकता। बचन डर के मारे बिन्नी के आने तक लालटेन की लो भी ज़्यादा ऊंची नहीं करती थी। अंधेरा बहुत बोझिल प्रतीत होता था, पर वह मन मारकर बैठी रहती थी। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो रही थी। बच्चन को उसे साफ करने का उत्साह नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे कर्तव्य पूरा करने के लिए उसे जला दिया और अज्ञात देवता के आगे हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखकर बैठ रही। सामने मोड़े के नीचे लाली का कार्ड रखा था। वह उन अक्षरों की बनावट जानती थी, पर 1000 आंखें गड़ाकर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिन्नी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहाँ कोई न था। बिन्नी से चिट्ठी पढ़वा कर भी उसे सुख नहीं मिलता था। वह लाली की चिट्ठी इस तरह पढ़कर सुनाता था जैसे वह उसके बड़े भाई की चिट्ठी न होकर गली से किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में वह पहली सतर से लेकर आखिरी सतर तक सारी चिट्ठी बांच देता था और फिर उसे कोने में फेंककर अपनी इधर उधर की हाँकने लगता था। हर बार उसे चिट्ठी सुनकर वह कुड़ जाती थी, पर बिन्नी उससे नाराज देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर उसे खुश करने की कोशिश करता था। उसे खुश होते देर नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब तब उससे बच्चों की तरह लाड़ करने लगता था। कभी उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता और कभी उसके घुटनों से गाल सहलाने लगता। ऐसी क्षणों में उसका हृदय पिघल जाता और वो उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है ना? बिन्नी कहता। हाँ हाँ, वह हटकने के स्वर में कहती। तू कपूत है, तू मेरे चन्ना।
और वह उसका माथा चूम लेती, लेकिन अक्सर वह बहुत तंग पड़ जाती थी। अनेक रातें ऐसी गुजरती थी जब वह घर आता ही नहीं था। अंधेरे घर की छत उसे दबाने को आती थी और यह सारी रातें करवटें बदलती रहती थी। जरा आंख झपकने पर बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगते थे, इसलिए कई बार वह प्रयत्न करके आंखें खुली रखती थी और वह आता था तो अपने में ही उलझा हुआ व्यस्त सा। वह नहीं समझ पाती थी कि उसे किस चीज़ की व्यस्तता रहती है। जहाँ तक कमाने का सवाल था, वह महीने में कठिनता से 60-70 रुपये घर लाता था। कभी 10 रुपये अधिक ले आता, साथ ही अपनी 50 मांगे उसके सामने रख देता। इस बार माँ 2 कमीजें सिल जाएं और एक बढ़िया सा जूता आ जाए। उसकी बातों से बच्चन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। 10 रुपये में उसे घर भर का सामान चाहिए, और जब वह 60 से भी कम रुपए लाता तो महीने भर की बड़ी आसान योजना उसके सामने प्रस्तुत कर देता। दूध दही का नागा, दाल प्याज खुश्क फुलके और बस। वह जानती थी कि ये रुपए भी वह ट्यूशन व्यूशन करके लेकर आता है, वरना सही अर्थ में वह बेकार है। उसके दिल में बड़े बड़े मंसूबे अवश्य थे और उनका बखान करते समय छोटा मोटा भाषण दे डालता था, परंतु उन मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस दुनिया की ज़रूरत थी, वह दुनिया अभी बननी रहती है। और वह जोश से उंगलियां नचा नचा कर कहा करता था कि माँ, वह दुनिया बन जाएगी तो तुझे पता चलेगा कि तेरा नालायक बेटा कितना लायक है। चुप रह, खत्म रखना। वह प्रशंसा की दृष्टि से उसे देखती हुई कहती, बड़ा लायक एक तू ही है माँ, मेरी लियाकत मेरे पेट में बंद है। वह हंसता, जिस तरह हिरन के पेट में कस्तूरी बंद होती है ना, उसी तरह। जिस दिन वह खुलकर सामने आएगी, उस दिन तू अचंभे से देखती रह जाएगी। उसे उसकी बातें सुनकर गर्व होता था, पर कई बार वह बहुत गुमसुम और बंद बंद सा रहता था, तो उसे उलझन होने लगती थी। और उसके साथ उसके अजीब अजीब दोस्त घर आया करते थे। उन लोगों का शायद कोई ठौर ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे आते तो 2-2 दिन वहीं पड़े रहते थे और खाने पीने में निहायत बेतकल्लुफ़ी से काम लेते थे। चूल्हे से उतरती हुई रोटी के लिए जब वे आपस में छीना झपटी करने लगते तो उसे आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव होता था, परंतु प्रायः उसकी दाल की पतीली खाली हो जाती थी और यह देखकर कि उन लोगों की खाने की कामना अभी बनी हुई है, उसे घर का अभाव अपना अपराध प्रतीत होता था। ऐसे समय उसकी आंखों में नमी छा जाती और वह ध्यान बटाने के लिए अन्य काम करने लगती। वे लोग रूखी नमकीन रोटियों की फरमाइश करते तो वह चुपचाप बना देती, परंतु उन्हें खिलाने का उसका सारा उत्साह समाप्त हो चुका होता। और उन लोगों के बहस मुहाविसों कभी शांत नहीं होते थे। वे सब जोर जोर से बोलते थे और इस तरह आपस में उलझ जाते थे जैसे उनकी बहस पर धरती और ईश्वर की सत्ता का दारोमदार हो। कई बार वे इतने गर्म हो जाते थे कि लगता था अभी एक दूसरे को नोच डालेंगे, मगर सहसा उस उत्तेजना के बीच से एक कहे कहा फूट पड़ता और वे उठ उठकर एक दूसरे से बगलगीर होने लगते। बिन्नी बचपन में बहुत खामोश लड़का था, अब उसे इस तरह हुड़दंग करते देखकर उसे आश्चर्य होता था। कई कई घंटे घर में तूफान मचा रहता था। उसके बाद फिर नीरवता छा जाती, जो बहुत ही अस्वाभाविक और दम घोटने वाली प्रतीत होती थी। जब बिन्नी 2-2 दिन घर नहीं आता तो उस नीरवता के ओर छोर गुम हो जाते और वह अपने को सदा से गहरे शून्य एकांत में पड़ी हुई महसूस करती। अंधेरा गहरा होने लगा और मोनिका का बाप जाकर अपने कमरे में बंद हो गया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। मादा सुअर और उसके बच्चे सामने घर के अहाते में डेरा जमाए थे और एक मोटा सुअर नाली के पास हुफ हुफ कर रहा था। हवा तेज हो गई थी और तूत के बुढ़े पेड़ की डालियां बुरी तरह हिल रही थीं। आसमान का जो छोर दिखाई देता था, वहां रह रहकर बिजली चमक जाती थी। 2 महीने से प्रायः रोज ही वर्षा हो रही थी। घर से कुएं तक गली में कीचड़ कीचड़ भरा रहता था। इस कीचड़ के लिए बच्चन को लड़के लड़कियों की उन टोलियों से गिला था जो वर्षा आरंभ होने से पूर्व आधी आधी रात तक गली में घूमती हुई तार स्वर में ईश्वर से पानी बरसाने का अनुरोध किया करती थी। अब उसे उन्हीं की वजह से सारा दिन गली में चिपड़ चिपड़ होती रहती थी। ड्योढ़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इरावती ने दरवाजा खोल दिया और बिन्नी उधर से मुस्कराता हुआ अंदर आ गया। आगे की तरफ बहुत कीचड़ है, भाभी माफ करना, कहता हुआ वो अपने कमरे में आ गया। इरावती ने उस पर एक शिकायत की नज़र डालकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और कुर्ता पजामा बहुत मुचड़े हुए थे। यह स्पष्ट था कि वह सुबह जिस हाल में सोकर उठा था अभी तक उसी हाल में था और अब तक उसे मुंह हाथ धोने का समय भी नहीं मिला था। माँ, जल्दी से रोटी डाल दे, भूख लगी है। उसने आते ही चारपाई पर पैर फैलाते हुए आदेश दिया। बचन चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, न उठी न ही उसने मुंह से कुछ कहा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद बिन्नी ने सिर उठाया और कहा, माँ, रोटी। रोटी आज नहीं बनी है, बचन बोली। मुझे क्या पता था कि लाट साहब आज घर भी आएंगे कि नहीं। रात की रोटी मैंने सवेरे खाई, सवेरे की अब खाई। मैं किस तरह रोज रोज बासी रोटी खाती रहूं? किसी तंदूर पर जाकर खा। बिन्नी हंसता हुआ उठ बैठा और माँ के मोड़े के पास चला गया। यहाँ तंदूर है कहाँ जहाँ जाकर खा लूँ, वह बोला। मेरे हिस्से की जो बासी रोटी खाई थी वह तूने क्यों खाई? मेरी वाली रोटी दे। और वह माँ का घोटना पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट से निकाल ले अपनी बासी रोटी। बचन ने वाक्य आरंभ किया था कि मीठी झिड़की के रूप में, पर समाप्त करते करते उसकी आंखें गीली हो गईं। बिन्नी ने उसकी गीली आंखें नहीं देखी। वह उठकर रोटी वाले डिब्बे के पास चला गया और बोला, डिब्बे में रखी होंगी, जरूर होंगी। बचन ने उसकी नज़र बचाकर अपनी आंखें पोंछ लीं। बिन्नी रोटी वाला डिब्बा लिए हुए उसके सामने आ बैठा। डिब्बे में कटोरा भर दाल के साथ 4 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रखी थीं। बिन्नी ने जल्दी से एक रोटी तोड़ ली। यह तो ताजी रोटी है, वह ग्रास मुंह में ठूंसे हुए बोला। बासी रोटी खाने को माँ जो है, कहकर बचन उठकर खड़ी हो गई। उसने पानी का गिलास भरकर उसके सामने रख दिया। बिन्नी ने एक घूंट में गटागट गिलास खाली कर दिया और बोला, और? बचन ने गिलास उठा लिया और सुराही से उसमें पानी उड़ेलती हुई बोली, लाली का कार्ड आया है। अच्छा, कहकर बिन्नी रोटी खाता रहा। उसने कार्ड के संबंध में जरा जिज्ञासा प्रकट नहीं की। बचन का दिल दुख गया। वह गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे अहाते में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। उसका दिल उछलकर आंखों में बह आने को हो रहा था, पर वह किसी तरह चेहरा सख्त करके अपने को रोके रही। थोड़ी देर में बिन्नी जूठे पानी से हाथ धोकर मुंह पोंछता हुआ अंदर आ गया। कहाँ है कार्ड? उसने पूछा। कहीं नहीं है, बचन ने रुंधे हुए स्वर में कहा और करवट बदल ली। अब बता भी देना, जल्दी से सब समाचार पढ़ दूं। सो जा, मुझे कोई समाचार नहीं पढ़वाना है। पढ़वाने क्यों नहीं है, मैं अभी सब सुनाता हूँ, कहकर बिन्नी अब अंदर चला गया और कार्ड ढूंढकर ले आया। साथ लालटेन भी उठा लाया। आधे मिनट में उसने सरसरी नज़र से सारा कार्ड पढ़ डाला। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वह लालटेन जमीन पर रखकर माँ की चारपाई के पैताने बैठ गया। बचन सहसा उठकर बैठ गई। बिन्नी ने गुनगुन करके पहली 1.5 पंक्ति पढ़ी और फिर से सुनाने लगा। लाली ने लिखा था कि उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। कुसुम का स्वास्थ्य अब ठीक है और उसका रंग लाली पर आ रहा है। उन्होंने मकान बदल लिया है क्योंकि पहला घर हवादार नहीं था और बच्चों को वहाँ से स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी। अब दिवाली पास आ रही है, इसलिए बच्चे माँ को बहुत याद करते हैं। माँ को गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, इसलिए सबका दिल माँ के लिए उदास है। इसके बाद सबको नमस्ते है, कहकर बिन्नी ने कार्ड रख दिया। यह नहीं लिखा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तू जैसे वहाँ के सब डॉक्टरों को जानती है। बिन्नी ने बात अनायास कह दी थी, पर बचन का हृदय छिल गया। उसके चेहरे पर फिर कठिनता आ गई। मैं कल वहाँ चली जाती हूँ, उसने कहा। तू चली जाएगी तो मैं अकेला कैसे रहूँगा? मेरी रोटी? बचन ने वितृष्णा से उसके चेहरे को देखा, जिसका अर्थ था कि क्या तेरी रोटी उसकी जान से ज़्यादा प्यारी है? तू कौन घर की रोटी पर रहता है? मुंह से उसने इतना ही कहा। भैया का ब्लड प्रेशर कोई नया तो नहीं? बिन्नी फिर कहने लगा। तू रहने दे, मैं कल जा रही हूँ। बचन ने उसे बीच में ही काट दिया। कई क्षण दोनों खामोश रहे, फिर बिन्नी अच्छा कहकर उठ गया। अगले दिन सुबह ही वह अभी थोड़ी देर में आऊँगा कहकर गया और दोपहर तक लौटकर नहीं आया। बचन का किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, फिर भी उसने खाना बनाया और घर के सभी छोटे मोटे काम पूरे किए। बिन्नी की 4-5 कमीज़ें लेकर उनके टूटे हुए बटन लगा दिए। फिर उसने अपनी दरी
और कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। यह निश्चित था कि वह उस दिन वहाँ से जा पाएगी या नहीं। बिन्नी सुबह उसे निश्चिंत कुछ बताकर नहीं गया था। यह भी संभव था कि बिन्नी के पास किराए के लिए पैसे हों ही नहीं। महीने की 19 तारीख थी और 19 तारीख को उसके पास कभी पैसे नहीं रहते थे। उस दिन में उसे 3-4 तारीख तक अपना जाना स्थगित करना होगा। वह यह भी नहीं जानती थी कि दिवाली कौन तारीख को पड़ेगी। वह सोचने लगी कि इस बीच लाली की तबीयत ज़्यादा खराब न हो जाए, उसे ज़्यादा ही तकलीफ होगी तो उसने चिट्ठी में लिखा है। नहीं, वह चिट्ठी में कभी नहीं लिखता। यह 15-20 दिन यहाँ से नहीं जा सकी तो। तभी बिन्नी आ गया। उसके साथ उसका लंबे बालों वाला दोस्त शशि भी था, जिसकी गर्दन बात करते हुए तोते की तरह हिलती थी। वह उसकी दाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। आते ही दाल की फरमाइश करता था। सदा की तरह वे गली से ही ऊंचे स्वर में बातें करते हुए आए। टिकट ले आया हूँ, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि को साथ लिया और वहीं से टिकट भी ले लिया, परंतु अभी तैयार ही नहीं है। तैयार क्या होती, तुम मुझसे कहकर गया था। जब रात को तय हो गया था तो सुबह कहने की क्या जरूरत थी। अब जल्दी तैयार हो जा, 2 घंटे में गाड़ी आएगी। नकद 20 रुपये खर्च करके आया हूँ और बेबी उधार के। बच्चन को बुरा लगा कि वह बाहर के आदमी के सामने ऐसी बातें कर रहा है। वह नहीं जानती थी कि टिकट के लिए उसे रुपए उधार लेने पड़े होंगे। वह कब चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। वह कह देता तो वह 12-14 दिन बाद चली जाती। वह कुछ न कहकर कपड़े लपेटने लगी। हट माँ, मुझे बिस्तर बांधना आता भी है, बिन्नी आगे बढ़ाया। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी, कहीं से मोटा कर देगी, कहीं से पतली। हट जा, मैं 1 मिनट में बांध देता हूँ। ऐसा बिस्तर बंधेगा कि रास्ता भर तेरा खोलने को जी भी नहीं चाहेगा। तू रोटी खा ले, मैं बांध देती हूँ। बच्चन की आंखें भर आईं। रोटी खाने वाला आदमी साथ लाया हूँ। वह माँ के लपेटे हुए कपड़ों को फिर से फैलाता हुआ बोला। यह इसलिए आया है कि तू चली जाएगी तो तेरे हाथ की दाल फिर कहाँ मिलेगी। बच्चन की गीली आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट भर गई। यह भी खा ले, वह बोली। मैं अभी 2 फुलके और बना देती हूँ। और बनाने की ज़रूरत नहीं, जो है वही खा लेंगे। पहले मैं खा लूँ, फिर बच्चे तो इसे दे देना, कहकर शशि गर्दन उठाकर हंस दिया। बिन्नी बिस्तर बांधता रहा। वह उन दोनों के लिए रोटी डाल गई। तैयार, बिन्नी ने हाथ झाड़े और शशि के साथ खाना खाने डट गया। माँ, अपने लिए रख लेना और जितना बचे वह हमें ला देना, शशि दाल सुड़कता हुआ बोला। वे दोनों खा चुके तो बच्चन ने जल्दी से बर्तन समेट लिए। अब माँ, तू भी जल्दी से खा ले, बिन्नी ने कुल्ला करके हाथ पोंछते हुए कहा। मैंने खा लिया है। कब? किसी ने पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। तेरे आने से पहले। झूठी, सच में खा लिया है। आगे तो कभी इतनी जल्दी नहीं खाती थी। आज खा लिया है, घर से जाना था ना। तुम दोनों तो भूखे नहीं रहे, 1/4 भूखे रह गए। शशि ने डकार लेकर तौलिए से मुंह पोंछा और खूंटी पर टांग कर हंसने लगा। स्टेशन पर उसे गाड़ी में बिठाकर वे दोनों प्लेटफार्म पर टहलने लगे। रात को भी बच्चन ने ठीक से नहीं खाया था, इसलिए भूख के मारे ही उसका सिर चकरा रहा था। वह जानती थी कि बिन्नी को पता है उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए उसके मना करने पर भी वह आधा दर्जन केले रख गया था। वह एक बार मना कर चुकी थी, इसलिए नहीं खा रही थी। मगर बिन्नी और शशि टहलते हुए दूर चले गए थे और शायद अब भी उनमें बहस जारी थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों इतनी बहस करते हैं। हर वक्त बहस बहस बहस। बहस का कोई अंत भी होता है? जैसे सारी दुनिया के झगड़े उन्हीं को निपटाने हों। फटे हाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे, और बातें जैसे संसार की संपत्ति के यही स्वामी हों और उसे बांटने की समस्या इन्हीं के सिर पर आ पड़ी हो। वे दोनों प्लेटफार्म के उस सिरे तक होकर वापस आ रहे थे। वह उनके चेहरे देख रही थी। माथे पर सलवटें डाले वे हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहे थे, फिर भी बच्चे से दिखते थे। उस समय शायद वे यह भी भूल गए थे कि वे उसे गाड़ी पर चढ़ाने आए हैं। सहसा गार्ड की सीटी सुनकर वे उसके डिब्बे के पास चले आए, परंतु वहां आकर भी उनकी बहस चलती रही। करघे का काम रुक जाएगा तो लाखों आदमी बेकार हो जाएंगे, और जैसे कोमल रोए हाथ के कपड़े के होते हैं, वैसे मशीनें कभी नहीं कर सकती। बच्चन सोचने लगी कि ये लोग कभी अपने कपड़े क्यों नहीं देखते, इन्हें अपनी बेकारी की चिंता क्यों नहीं होती। गाड़ी चलने लगी तो जैसे बिन्नी को होश हुआ और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा,
अच्छा माँ। बच्चन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। आप कब आएगी? जब तू बुलाएगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। वह देर तक खिड़की से सिर निकालकर उन्हें देखती रही। वे हाथ में हाथ डाले गेट की ओर जा रहे थे। उनकी बहस शायद अब भी चल रही थी। बच्चन को घर आए 15 दिन हो गए थे। बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। उसने लाली के कमरे के बाहर रुककर पूछा। लाली से सवाल पूछने में उसके स्वर में शासित का सा भाव आ जाता था। वह बेटा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि वह अपने को उससे छोटी महसूस करने लगी थी। आ जा माँ, लाली ने कागजों से आंखें उठाकर कहा। चिट्ठी उसकी आज भी नहीं आई? न जाने इस लड़के को क्या हो गया है। तू काम कर, मैं जा रही हूँ, वह बोली। सिर्फ चिट्ठी की पूछने आई थी। वह बरामदे से होकर अपने कमरे में आ गई। वह जानती थी कि लाली का समय कीमती है। वह आधी आधी रात बैठकर दूसरे दिन का केस तैयार करता है। मुवक्किलों की वजह से उसका खाने पीने का भी समय निश्चित नहीं रहता। 6 महीने में उसकी व्यस्तता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। नए घर में आ जाने से जगह का आराम अवश्य हो गया था, पर कचहरी पहले से भी दूर हो गई थी। उसकी व्यस्तता के कारण वह कई बार सारा सारा दिन उससे बात नहीं कर पाती थी। रात को जब वह बैठक से उठकर जाता तो सीधा सोने के कमरे में चला जाता था। दिन भर की थकान के बाद वह उसके आराम में विघ्न नहीं डालना चाहती थी। सवेरे वह कुसुम से पूछ लेता कि रात को उसकी तबीयत कैसी रही है। कुसुम संक्षेप में उसे बता देती। सोने से पहले उसके सिर में बादाम रोगन डाल दिया करो, वह कहती। मैं कई बार कहती हूँ पर वे डलवाते ही नहीं, कुसुम जैसे रटा रटाया उत्तर देती। मुझे बुला लिया करो, मैं आकर डाल दूंगी। डालने को नौकर है मगर वो डलवाते ही नहीं। वह जानती थी कि सिर में बादाम रोगन डलवाने के लिए लाली को किस तरह मनाया जा सकता है, मगर कुसुम अपने को अधिक अंतरंग समझती थी और उसके सुझावों से सहमति प्रकट करती हुई भी उसके मन में होता था। वह जिस शिष्टता और कोमलता से बात करती थी, उससे बच्चन को लगता था कि वह उस घर में केवल मेहमान है। दिन भर उसके करने के लिए वहाँ कोई काम नहीं होता था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था और ऊपर का काम करने के लिए दूसरा। उसके काम की देखभाल के लिए कुसुम थी। जब भी बच्चन कोई काम करने के लिए कहती तो कुसुम नौकर का जिक्र कर देती। नौकर के रहते अपने हाथ से काम करने की क्या ज़रूरत है? यही बात लाली भी कह देता है। माँ, तू काम करेगी तो घर में 2-2 नौकर किस लिए हैं? बच्चन सोचती थी कि काम करने के लिए नौकर हैं और देखभाल के लिए कुसुम है, फिर घर में उसका होना किस लिए है? सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह क्या करे? 15 दिन पहले वह आई ही थी तो बच्चे उसके गिर्द हुए रहते थे। उन्हें दादी से हजारों बातें कहनी और शिकायतें करनी थी, मगर 4 दिन में ही उनके लिए उसकी नवीनता समाप्त हो गई थी। उनकी अपनी छोटी छोटी व्यस्तताएं थीं जिनमें उनका समय बटा हुआ था। कुमुद कभी कभी जरूर उसके पास आ जाती थी और उसके कमरे में खामोश खेलती रहती थी। उसे दादी शायद इसलिए अच्छी लगती थी कि माँ दोनों भाइयों से अधिक स्नेह करती थी। बच्चन कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मन ताने बाने बुनने लगा। बिन्नी ने अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अंधेरे घर में इस समय वह अकेला सोया होगा। रोटी जाने उसने क्या किया होगा। उसने चलते समय उससे पूछा तक नहीं कि वह पीछे कैसे रहेगा, कहाँ रोटी खाएगा। उसके रहते वह तन बदन की होश भूला रहता था। अब जाने उसकी क्या हालत होगी। चिट्ठी ही लिख देता तो कुछ तसल्ली हो जाती, मगर उसे चिट्ठी लिखने की होश आएगी? कमरे में खिड़की खुली हुई थी और दूर तक खुला आकाश दिखाई देता हुआ। उन नक्षत्रों के विन्यास से वह परिचित थी। वही नक्षत्र, वही बम्बई की उस मनहूस बस्ती में ऊपर भी झिलमिलाते देखा करती थी। यहाँ से भी उसे तिरछे कोण से दिखाई देते थे। वहाँ वह अहाते में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। उसी तरह लेटे हुए वह बिन्नी की आहट की प्रतीक्षा करती थी। हुंफ हुंफ की ध्वनियाँ पास आती और दूर चली जाती थीं। फिर दूर से फटे हुए गले की बेहुदा आवाज़ सुनाई देने लगती थी। ओ डैडाई ओ डुजो फेंजल। उस आवाज़ से वह कितना घृणा करती थी। यहाँ इस एकांत बंगले में आसपास में कोई आवाज़ नहीं आती थी। 9-9:30 बजे बच्चों के सो जाने के बाद निस्तब्धता छाई जाती थी। केवल रंगी लाल के बर्तन मलने या चौका धोने की ही आवाज़ सुनाई देती थी। उसने करवट बदल ली कि किसी तरह नींद आ जाए। नींद न आना रोज की बात हो गई थी। कहाँ 10 बजे से ही उसकी आंखों में नींद भर जाती थी
और कहाँ अब वह 11, 12 और 1 घंटे गिनती रहती थी। जाने क्यों वह सोचती रह जाती। रात को वह देर से सोई मगर सुबह जल्दी उठ गई। उठने पर उसका हृदय रात से अधिक अस्थिर और अशांत था। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन और उसके बाद फिर वैसी ही रात। लंबी निष्क्रियता की कल्पना से एक बड़ा शून्य उसके अंतर को घेरे था। आकाश में चिड़ियों के गिरोह उड़ रहे थे। रसोई घर में रंगी स्टोव में हवा भर रहा था। उसे साहब के लिए बिस्तर पर चाय पहुंचानी थी। बम्बई में सुबह जब वह कमरे में बाल्टी रखकर नहा रही होती तो बिन्नी बाहर से चाय की मांग करने लगता था। उससे उसके भजन में बाधा पड़ती थी और उसे उलझन होती थी, पर वह चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। परंतु आज उसे इस बात की उलझन हो रही थी कि उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता। अब जबकि भजन के लिए पूरा अवकाश था, उसकी प्रवृत्ति उसकी ओर क्यों नहीं होती थी। वह कुछ देर बरामदे में खड़ी होकर सूर्योदय के स्वर्णिम रंग को देखती रही। क्षितिज के एक कोने में दूसरे कोने तक झिलमिलाती हुई स्वर्णिम आभा धीरे धीरे बिखर रही थी। लगता था जैसे गोलक में बंद उजाला फूटकर बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उजाले की बढ़ती हुई झलक से वह क्षण ऐसी प्रतीत होती थी। उसने बरामदे से उतरकर पूजा के लिए गेंदे के कुछ फूल चुन लिए और रसोई घर में चली गई। रंगी स्टोव से केतली उतारकर चायदानी में पानी डाल रहा था। उसने अपने आंचल के फूल आले में डाल दिए। रंगी ट्रे उठाकर चलने लगा तो उसने ट्रे उसके हाथ से ले ली। रहने दो, मैं ले जाती हूँ। और वह ट्रे लिए हुए लाली के कमरे की ओर चल दी। माँ जी, आप लाइए ना, साहब मुझ पर नाराज होंगे, रंगी ने पीछे से संकोच के साथ कहा। इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं तेरे कहने से थोड़ी ही ले जा रही हूँ। और वह थोड़ी खांस कर लाली के कमरे में चली गई। लाली कंबल ओढ़कर बिस्तर पर बैठा था। कुसुम सोई हुई थी। लाली के हाथ में कुछ कागज थे जिन्हें वह ध्यान से पढ़ रहा था। उसने यह लक्षित नहीं किया कि चाय लेकर माँ आई है। बच्चन ने ट्रे मेज पर रख दी और प्याली से लेकर चाय बनाई और उसके पास ले गई। लाली ने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि प्याली लिए माँ खड़ी है। माँ तू? उसने आश्चर्य के साथ कहा। बच्चन ने प्याली उसके हाथ में दे दी। उसने पहली बार लक्षित किया कि लाली के बाल कनपटियों के पास से सफ़ेद हो गए हैं। चश्मा उतार देने से उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। लाली ने कागज रखकर चश्मा लगा लिया। रंगी और नारायण क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। नारायण दूध लाने गया है, वह बोली। रंगी रसोई घर में है। तो उससे नहीं आया जाता था? तू सुबह सुबह उठकर चाय लाए। वाह, इससे अच्छा है मैं आप ही बना कर पी लूँ। तू बनाकर पी लेगा, जिसे यह नहीं पता कि दूध कौन सा है और चीनी कौन सी। वह थोड़ा हंस दी। तभी कुसुम करवट बदलकर उठ बैठी। माँ जी आप? उसने भी आंखें मलते हुए उसी आश्चर्य के साथ कहा। फिर झट से कंबल उतारकर वह बिस्तर से निकल आई। आप रहने दीजिए माँ जी, मैं बनाती हूँ। कुसुम दूसरी प्याली में चाय बनाने लगी। बनाकर प्याली उसने बच्चन की ओर बढ़ा दी। मैं अभी नहाई नहीं, अभी से चाय पी लूँ? पी भी ले माँ, लाली बोला। कभी तो धर्म करम को छोड़ दिया कर। नहीं, मैं ऐसे नहीं पीती, तुम ही लोग पियो। कुसुम प्याली लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। बच्चन लाली के पैंताने बैठ गई। लाली और कुसुम खामोश चाय पीते रहे। कमरे में हर चीज व्यवस्थित ढंग से रखी थी। अंगीठे पर नीले रंग का कपड़ा बिछा था जिस पर कुसुम ने ढेर सारे सफ़ेद डोरे की कढ़ाई की थी। वही एक और अखरोट की लकड़ी का बना गौतम बुद्ध का बस्ट पड़ा था और दूसरी ओर हाथी दांत की हंसों की जोड़ी रखी थी। संदूकों पर गद्दे बिछाकर उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया गया था। कोने में कुसुम की सिलाई की मशीन पड़ी थी और वहाँ पास ही लाली की अधसिली कमीज के टुकड़े बंधे रखे थे। मेज पर छोटे से शेल्फ में लाली की किताबें पड़ी थीं और पास ही टेबल लैंप रखा था। दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे के पर्दे पर भी कुसुम ने अपने हाथ से कढ़ाई कर रखी थी। उधर से करवटें बदलने के लिए आवाज़ें आ रही थी। बच्चों की भी नींद खुल गई थी। लाली ने चाय पीकर प्याली मेज पर रख दी। कुसुम अर्थपूर्ण दृष्टि से उसके चेहरे को देख रही थी। बच्चन उठ खड़ी हुई। चल दी माँ? कहते कहते लाली ने कागज उठा लिए। हाँ, तू अपना काम कर, मैं जाकर नहा धो लूँ। कोई खास बात तो नहीं थी? नहीं, कोई खास बात तो नहीं थी। नौकर चाय बनाकर ला रहा था, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। लाली की आंखें कागजों पर झुक गईं। कुसुम चाय के हल्के हल्के घूंट भर रही थी।
बच्चन चलने के लिए उद्यत होकर भी खड़ी रही। एक बात सोचती हूँ, वह कहने लगी। लाली ने कागज़ फिर से रख दिए। हाँ हाँ, इतने दिन हो गए, बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। मैं अब उससे कोई गिला नहीं करता। लाली चिढ़े हुए स्वर में बोला। गफलत की भी हद होती है। इस लड़के का घर वालों से जैसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। बच्चन चुप रही। यहाँ रहकर बीए कर लेता तो कुछ बन जाता। अब साहब जिंदगी भर आवारागर्दी करेंगे। बच्चन की आंखें भर आईं। उसने चेष्टा की कि आंसू आंखों में ही रुक जाएं, पर यह संभव नहीं हुआ तो उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली। यह लड़का न जाने कब अपना होश रखना सीखेगा। अपनी जान की भी तो फिक्र नहीं करता। वहाँ रखकर मैं ही जो थोड़ा बहुत देख लेती थी सो देख लेती थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं वहाँ उसके पास ही रहूँ तो ठीक है। और वह निर्णय सुनने के ढंग से लाली की ओर देखने लगी। लाली गंभीर हो गया, बोला नहीं। मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे पता तो चलता रहेगा कि क्या करता है क्या नहीं करता। उसके स्वर में थोड़ी याचना भी आ गई। माँ जी का यहाँ दिल नहीं लगा, कुसुम ने प्याली रखते हुए कहा। पल भर लाली की आंखें उससे मिली रहीं। अभी तो माँ तू आई है, वह बोला। 10-15 रोज में दिवाली है। मेरा बच्चों को छोड़कर जाने को मन नहीं करता। मैं वैसे ही बात कर रही थी। वह फिर से चलने के लिए तैयार होकर बोली। पता नहीं रोटी ठीक से खाता है या नहीं। कुसुम उठकर रंगी को आवाज़ देती हुई बाहर चली गई। तू जाना चाहे तो और बात है। लाली के चेहरे पर कुछ अन्य मनस्कता आ गई। जाने की बात नहीं है, मैं तो वैसे ही सोचती हूँ। जाना है चली जा, नहीं खाम खां चिंता से परेशान रहेगी। बच्चन कुछ क्षण खामोश रही। लाली अपनी उंगलियां मसलता रहा। किस गाड़ी से चली जाऊं? रात की गाड़ी ठीक रहती है, उसमें भीड़ कम होती है। तेरी तबीयत की चिंता रहेगी। मेरी तबीयत अब ठीक है। तू चिट्ठी लिखता रहेगा ना? हाँ, मैं नहीं लिखूंगा तो कुसुम लिख देगी। अच्छा। रात की गाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई। जनाने डिब्बे में उसके अतिरिक्त 2 ही सवारियां थीं। कुसुम नारायण को लेकर उसे छोड़ने के लिए आई थी। लाली मुवक्किलों की वजह से नहीं आ पाया था। कुसुम गाड़ी चलने तक उसके पास बैठकर बातें करती रही कि दादी के पीछे बच्चे फिर उदास हो जाएंगे, 3-4 दिन घर सूना सूना लगेगा, और कहा कि रास्ते के लिए खाना बनवा कर ले जाती तो अच्छा था। गाड़ी ने सीटी दी तो कुसुम प्लेटफॉर्म पर उतर गई। जाते ही चिट्ठी लिखिएगा, उसने कहा। तुम लाली की तबीयत का पता देती रहना, बच्चन ने कहा। सहसा उसे लाली के सफ़ेद बालों का ध्यान हो आया। रात को उसे देर देर तक पढ़ने न देना और उससे कहना कि सिर में बादाम रोगन डलवा लिया करे। कुसुम ने सिर हिला दिया। गाड़ी चलती तो उसने हाथ जोड़ दिए। प्लेटफॉर्म पीछे रह गया तो बच्चन आकाश की ओर देखने लगी। उसके अंतर में फिर एक शून्य सा भरने लगा। क्षितिज के पास वही नक्षत्र चमक रहे थे। बच्चन अपलक दृष्टि से उन्हें देखती रही। वह जहाँ जा रही थी उस घर का नक्शा धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। नीची छत वाला वह टूटा फूटा कमरा, मादा सुअर और उसके बच्चों की हुंफ हुंफ और कुएं की तरफ से आती हुई मोटी भद्दी फटी हुई आवाज़। ओ डिडाई है डिवेंजो फैसल। अंधेरा एकांत, बिन्नी, शशि और उसके दोस्त, बहसें और दाल रोटी की उन लोगों की छीना झपटी। उसकी आंखें भर आईं। क्षितिज के पास चमकते हुए नक्षत्र धुंधले पड़ गए। उसने आंखें पोंछ ली। नक्षत्र फिर चमकने लगे।